हेलो एवरीवन, आप सभी का IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। जो लोगों को लग रहा है कि थोड़े उनके अटेम्प्ट्स कम भी हुए हैं वो प्लीज़ होप रखिएगा कि हाँ हमारा क्लियर हो सकता है और अब हमें मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन आप तब करेंगे जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो ये बहुत लेट हो जाएगा, फिर ना आपका मेंस निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए, एग्ज़ाम हो चुका है, तैयारी आपको शुरू कर देनी है। मैंने अपना जो डेली रूटीन था IBPS PO मेंस के टाइम वो क्या था वो मैं आप सभी के साथ जल्द एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी मैं आप सभी को इस वीडियो में मेरा IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड शेयर कर रही हूँ। ये स्कोर कार्ड मैं शेयर करूँगी, इससे आपको ये समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने होते एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बहुत कम मार्क्स में भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो जब मैं आपको 1 बाय 1 सारे सेक्शंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी हम लाइव आए थे तो उस टाइम काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का डाउट था कि डिस्क्रिप्टिव कहाँ से पढ़े, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो चली आ रही है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत सारे लोगों को सोर्सेस नहीं मिल पाते। तो एक बहुत अच्छी बुक है मेरे पास डिस्क्रिप्टिव के लिए, निमिषा बंसल मैम की एक बुक है। देखिए ये मैंने लाइव में भी आपको दिखाई थी। ये बुक बहुत अच्छी, इसमें एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग सब कुछ है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये IBPS के लिए है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी है। इसमें बहुत अच्छे, देखो इसका एक बार कंटेंट आपको दिखा देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज है इसमें, प्रीवियस ईयर के एसेज है, एक्सरसाइज है, एसे, लेटर, प्रेसी राइटिंग पे, करंट टॉपिक्स पे भी ऐसे है, टिप्स है ऑन राइटिंग ऐसे, लेटर एंड प्रेसी, प्रीवियस ईयर लेटर्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट से प्रीवियस ईयर प्रेसी। मतलब जो इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं उनको फिर भी उतना दिक्कत ना है, लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम के रहते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है, उन्हें घबराहट होती है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये अगर आप, ये बुक तो मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इससे कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ से देख के टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए आप 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करें मेरे मेंस के स्कोर कार्ड की, तो सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये 60 मार्क्स का था और इसमें मुझे आए थे 25 मार्क्स। तो 60 में से 25 आए थे। रीजनिंग में मेरे मार्क्स ठीक थे, मतलब एक डिसेंट स्कोर था, और इसका जो कट ऑफ उस टाइम सेक्शनल गया था वो था 10.25। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में 60 मार्क्स का आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ अटेम्प्ट करना है और बहुत हाई मार्क्स लेके आने हैं। मेंस में आप ये सारी चीज़ें ध्यान में मत रखिए। मेंस में रीजनिंग बहुत ही अलग टाइप से आता है, हर बार कुछ नया आता है। तो हर बार कुछ नया जब आ रहा है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब प्रीलिम्स हो चुका है तो मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मेंस के लिए आई होप कि आपने पहले से पढ़ के रखा होगा। जितनी भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की पजल्स आती है, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑलिव बोर्ड की एक बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस देने के पहले कम से कम 6 से 7 पूरे टोटल, मतलब जो 3 घंटे का पूरा पेपर होता है वो मॉक टेस्ट लगा के आपको जाने ही है। साथ में सेक्शनल टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने रीजनिंग किया था और रीजनिंग में मेरे अच्छे मार्क्स उस टाइम आए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मेरे मार्क्स थे 20.25 आउट ऑफ 40, और सेक्शनल कट ऑफ गई थी उस टाइम 11.25 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, 40 में से मतलब 50% मार्क्स मुझे GA में आए थे। तो GA में आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि पहले तो आपको पिछले 3 महीने का तो बहुत अच्छे से करना है, मतलब इतना अच्छे से कि उसको आप डीप में भी पढ़ सकते हैं। और उसके पिछले जो 2 से 3 महीने हैं, वैसे तो आप 6 महीने का पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा, लेकिन 6 महीने में भी जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है वो पिछले 3 महीने का पढ़ना होता है। तो वो अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, और अभी थोड़ा डिटेल में भी आ रहा है तो थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइम कम बचा है तो अभी सिर्फ आपको PDFs करने, वीकली PDF, डेली क्विजेस, मंथली PDF, ये सब आपको स्टार्ट कर देने। तो जनरल अवेयरनेस इसी तरीके से होगा। एग्जाम में अटेम्प्ट करने की अगर बात करें तो एग्जाम में GA में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि GA में आपको पता है कि ये सही है ये गलत है। आपने तुक्का मारा तो आपको पता है कि हाँ आपने एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं किया।
तो जीए में आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उतना ही टिक करना है जितना आपसे बन रहा है। अगर 40 में से आप 15 भी टिक करके आ रहे हैं करेक्ट, तो अगर आपको 15 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन है और किसी ने बहुत सारा पढ़ा होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और अगर वो 40 में से 30 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और मान लो उसमें से 10 गलत हो जा रहे हैं तो भी स्कोर 15 अराउंड ही होगा और उससे आपकी एक्यूरेसी भी डाउन होगी। एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलते हैं कई बार नॉर्मलाइजेशन में, तो इसीलिए एक्यूरेटली जीए में अगर करेंगे तो चाहे पेपर डिफिकल्ट हो, आपसे पूरा ना भी बने तो भी आपका सेक्शनल भी क्लियर हो जाता है और ओवरऑल में भी वो एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर देता है। तो जीए में आप ये स्ट्रेटजी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ऐसे तो मुझे लगता था और बाकी सारी एग्जाम्स में भी देखें तो मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छा हुआ करता था, स्पेशली प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में मुझे 30 में से 25 अबव ही अराउंड मार्क्स आ जाते थे। लेकिन इस एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स थे और आपको भी सुन के लगेगा कि इतने कम मार्क्स में भी क्या पीओ का मेंस निकल सकता है। मेरे इंग्लिश में 40 में से सिर्फ 7 मार्क्स आए थे, ओनली 7, और सेक्शनल कट ऑफ 7 भी नहीं गई थी, सेक्शनल कट ऑफ थी 5.75। तो देखिए कितना बाउंड्री पे मेरा इंग्लिश निकला था, लेकिन उसके बाद भी मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था। इससे यही आपको सीखना चाहिए कि आपको डरना नहीं है। मेरा इंग्लिश इतना वीक नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि हम समझ नहीं पाते, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा पेपर आ जाता है कि हमें नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हम सारे टिक कर देते हैं। कई बार इंग्लिश में ऐसा होता है कि हमें लगता है ये भी सही है ये भी सही है, और उस चक्कर में हम ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर देते हैं। तो इसी का ये जो मेरे इतने कम मार्क्स है ये इसीलिए हुए क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, और इंग्लिश में डाउट भी होगा तो अटेम्प्ट तो करना ही है, क्योंकि आप 100% श्योर इंग्लिश में हो ही नहीं सकते। रीजनिंग में हो सकते हैं, क्वांट में हो सकते हैं, जीए में हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो सकते। तो जब इंग्लिश में आप कंफ्यूज्ड रहते हैं तो आप टिक तो करके आ जाते हैं, आपको लगता है आपने सही अटेम्प्ट किया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं वो गलत था। तो इंग्लिश में देखिए अगर आपको 40 में से 10 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका स्पेशली इंग्लिश वीक है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आप थोड़ा ही करके आइए, और ऐसा नहीं है कि पूरा करना होता है तो ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। उसके बाद बात करें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये 60 मार्क्स का था, मेरे आए थे 21। अब 60 में से 21 मतलब 50% भी मैंने यहाँ पर स्कोर नहीं किया, और कट ऑफ थी 14 मार्क्स। तो डीआई और डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांट वाला पार्ट है वो मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश से ज़्यादा इसमें स्कोर कर लिया, जबकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो एग्ज़ाम में क्या हो रहा है आपके साथ बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें, स्पेशली जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं इसमें कभी भी कुछ भी नया आ जाता है, तो वहाँ पर घबराना नहीं है। मान लो आपको ऐसा लग रहा है पेपर देखते ही कि ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपको नहीं लग रहा है, ये सबको लगेगा। और जब सबको सेम चीज़ें लगती है तो हमें देखना है कि हम उस वक्त कितना काम रह के कैसे क्वेश्चन चूज करते हैं और कैसे उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। मान लो आपने जैसे ही डीआई वाला खोला, आपको लग रहा है कि सब कुछ ही ऐसा आ गया जो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसमें से आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप 60 में से 20 या 25 भी विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सब में मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। अब हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव था वो 25 मार्क्स का था और उसमें मेरे 18 मार्क्स आए थे। डिस्क्रिप्टिव का भी कट ऑफ था 10 मार्क्स। तो डिस्क्रिप्टिव से उन्हीं का चेक होता है जिनके जो चारों सेक्शन से इनका कट ऑफ निकल जाता है, तो मेरा ये चारों का कट ऑफ निकला, इसीलिए मेरे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आए थे 18 आउट ऑफ 25। और जो मेरे टोटल मार्क्स बने 225 का टोटल पेपर था, टोटल मेरे थे 91.25 मार्क्स, और 91.25 में मेरा IBPS PO मेंस क्लियर हो गया था। क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ बाद में आया, ये आफ्टर इंटरव्यू आता है आई थिंक, तो ये वाला जो कट ऑफ आया था ये था 82 मार्क्स। तो 82 कट ऑफ था, मेरे मार्क्स थे 91.25। अब देख सकते हैं आपकी डिफरेंस अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मैंने बाउंड्री पे कट ऑफ निकाला। इतने कम अटेम्प्ट्स करके और इतने कम मार्क्स स्कोर करके भी जो मेरा कट ऑफ है वो बाउंड्री पे नहीं निकला था।
82 से 91 लगभग मान लो आप 9 नंबर का डिफरेंस था, 9 नंबर की लीड थी कट ऑफ से। तो इससे आपको ये सीखना है कि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तब भी आपको बस उतना ही करना है जितना आपको बन रहा है। अगर आप आधा पेपर भी अच्छे से कर लेते हो, पूरा तो आपको करना ही नहीं है। मेंस निकालना इजी होता है अगर आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। अब आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ें। अगर बाकी सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं और सेक्शनल टेस्ट लगाएं। उससे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पता चलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। और उतना आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, प्लीज़ रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा प्रीलिम्स का, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट्स है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।